हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के सारे पॉइंट्स डिटेल में। मैंने लास्ट यहीं पर ही कंप्लीट किया था कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, यानी वर्किंग कैपिटल को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि एक स्टेबिलिटी हो, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा है करंट एसेट्स से बहुत कम है। ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो इसमें कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे, अब उन पॉइंट्स को मैं डिटेल में कराऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द एडिक्वेट और ऑप्टिमम क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वह एकदम एडिक्वेट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एक्सेसिव ना ही ज़्यादा कम। ओके, टू डिटरमाइन द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स होती हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, उसको डिटरमाइन करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल को लेकर। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो इंडिविजुअल करंट एसेट्स हैं, इंडिविजुअल करंट एसेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इसी पर्पस के लिए एक एवरेज अमाउंट फिक्स किया जाना चाहिए जो हर एक करंट एसेट में डलेगा। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉपर बैलेंस हो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में। चलिए जी, ये तो ठीक है, ओके। लेकिन मैम लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, क्वेश्चन ही आता है। सो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ये तो क्लियर है कि एंड है तो दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। बट फ्रेंड्स, लिक्विडिटी क्या होती है, कंपनी, मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, एक्सप्लेन किया था, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट जो होती है सिक्योरिटी, जिसको हम बहुत ईजिली शॉर्ट नोटिस पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, बहुत ही कम समय में जब आप चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी कितनी सक्षम है, कितनी एबल है प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। जब वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट, जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों ही कॉन्सेप्ट कन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों को ही मैनेज करते हुए वर्किंग कैपिटल को रिकंसाइल करने पड़ते हैं दोनों पॉइंट्स। इट मीन्स लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन है। अगर आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी के पास कैश, क्या है करंट एसेट, अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है, एग्जेसिव में है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, राइट। सो अगर कैश ज़्यादा है, करंट एसेट ज़्यादा है, इट मीन्स लिक्विडिटी की पोजीशन ज़्यादा है। समझ रहे बात मेरी। लेकिन में जो कैश है कंपनी के पास आइडल है, उसका कोई भी यूज़ नहीं कर रही कंपनी, किसी भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में उस कैश को नहीं लगा रही, तो इसका मतलब वो कैश से कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कहीं पर लगाया नहीं जा रहा पैसा वे, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो क्या मतलब है सब चीज़ों का, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है ना। तो इसलिए कहा गया है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही इनवर्स रिलेशन है। ओके, आगे बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसके भी कुछ सब पार्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट को लेकर, जो करंट एसेट्स होती है कंपनी की, उन करंट एसेट्स में फाइनेंसिंग कहाँ से की जाए, पैसा किस सोर्स से लगाया जाए, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना। ओके, अब दो तरह के सोर्स है फाइनेंस के करंट एसेट्स को लेकर, ठीक है, जिससे हम फंड्स रेज कर सकते हैं करंट एसेट फाइनेंसिंग के लिए। एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेज, एक है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये दोनों ही मैं कंप्लीट इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाकर आपको दे चुकी हूँ, राइट। सो डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रपोर्शन तो शॉर्ट टर्म सोर्स से लिया जाए करंट एसेट की फाइनेंसिंग में, कितना प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म से लिया जाए। ओके, सो इसमें तीन अप्रोचेज हमारी आएंगी, मैचिंग अप्रोच और हेजिंग अप्रोच। मैचिंग कह लो आप, हेजिंग कह लो, बोथ आर सेम। मैचिंग नेम से ही क्लियर है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, आपकी करंट एसेट्स कौन सी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स तो होती है, तो इनको फाइनेंस करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन्स लो। ओके, शॉर्ट टर्म एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ किया जाए। जो एसेट की आप फाइनेंसिंग, यानी जिस एसेट में आप पैसा लगाने वाले हैं, उस एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ एंड जहाँ से आप लोन ले रहे हैं उसकी मैच्योरिटी डेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए।
एग्जैक्ट, ओके, मैच होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, मैचिंग और हैजिंग अप्रोच कहेंगे। क्लियर? ओके। सो फ्रेंड्स, मैचिंग अप्रोच में एक बात और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो करंट एसेट का फिक्स्ड पोर्शन होता है, यानी फॉर एग्जांपल हमने बात किया था परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ओके, यानी मिनिमम लेवल ऐसा जो कंपनी को मेंटेन करना ही होगा, तो उसका जो वो मिनिमम जो लेवल है, फिक्स्ड पोर्शन है करंट एसेट का, वो लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होगा, ठीक है। एंड जो टेम्परेरी और वेरिएबल पोर्शन होता है उसको शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया पॉइंट निकल कर आता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल कह लीजिए आप, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स से रेज होगी, एंड जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, जो वेराई करती है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस की जाएगी। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर नाउ, ओके। मैचिंग अप्रोच के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वे काफ़ी कम होती है, यानी कंपनी के हाथ में वे सारी सिक्योरिटीज़ जो बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैश बहुत लो होता है। लेकिन अगर लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन, अगर लिक्विडिटी लो है तो सीधी सी बात है, रिस्क भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। कहते नहीं, हायर रिस्क हायर रिटर्न, जितना आप रिस्क लेके चलोगे बिजनेस उतना ही रिटर्न्स अर्न करेगी। तो यहाँ पर वही बात आ गई, लिक्विडिटी लो है तो रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या है, हाई है। अब बात करेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में। कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में इस कंपनी की सारी फाइनेंशियल नीड्स को लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किया जाएगा, सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशंस में ही शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ किया जाएगा। कंजर्वेटिव में नाम से समझिए, कंजर्व करके चलना चीज़ों को। जैसे कंपनी के पास बहुत कैश है तो कंपनी उस कैश को अपने पास बिल्कुल आइडल ना रखे, उसको अनयूज ना रखे, उस कैश को किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाए, किसी कंपनी में लगाए जहाँ से कंपनी को रिटर्न्स मिल सके, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। लेकिन ये ऐसा कहती है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच किस लिए ऑप्ट की गई, क्योंकि कंपनी के पास जो लिक्विड फंड्स है वे बहुत ज़्यादा है, राइट। लिक्विड फंड ज़्यादा है इसलिए तो कंजर्वेटिव अप्रोच की बात की गई है। तो अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है आइडल फंड्स की वजह से, एंड रिस्क भी लो हो गया इसकी वजह से। सीधी सी बात है, जब आप कहीं पे पैसा लगाओगे ही नहीं तो इसका मतलब आप कोई रिस्क लेके चल ही नहीं रहे। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा डालते हैं तो रिस्क भी होता है पैसा डूबने का। कहीं हमने पैसा डाला इन्वेस्टमेंट और वे कि हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और वे अब शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब शेयर्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, आपका रिस्क भी फ्लक्चुएट होता है उसके साथ, ठीक है। तो क्या मतलब है, जब आप कहीं पर पैसा लगाओगे नहीं तो आप काहे का रिस्क ले रहे हो, ओके। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्रेसिव अप्रोच के बारे में। एग्रेसिव अप्रोच मैचिंग और कंजर्वेटिव अप्रोच के बीच में आता है, या उनके बीच का एक बैलेंस बनाता है। जब फर्म एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करती है तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज़ किया जाता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म फंड से लेते हैं, ये पता आपको, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी सेम रहती है। जब कंपनी एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करती है तो जो मैचिंग अप्रोच ने एक एस्पेक्ट दिया कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म फंड से लिया जाएगा, वो उन्होंने मानी बात, ठीक है, एग्रेसिव अप्रोच में। बट द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इज मेंटेन्ड एट हायर लेवल देन अंडर द मैचिंग अप्रोच। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एक लाइन पर आपके कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि लॉन्ग टर्म फंड्स, आपने पढ़ा था मैचिंग अप्रोच, अभी मैंने कराया कि वहाँ पर फोकस किस चीज़ पर था कि अगर शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है या करंट एसेट्स, उसको शॉर्ट टर्म से ही लो, शॉर्ट टर्म सोर्स से ही रेज करो फाइनेंस। बात सारा जो जोर था उसके ऊपर था। और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल उसको लो शॉर्ट टर्म से, और जो परमानेंट उसको लो लॉन्ग टर्म से। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं एग्रेसिव में कि हाँ ठीक है, हम लॉन्ग टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म फंड्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म फंड्स को अपना सेम रखेंगे, ठीक है, उसको हम बिल्कुल भी उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले। लेकिन जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उसको हम हायर लेवल पर मेंटेन करके रखेंगे, यानी जितना मैचिंग अप्रोच में बात की गई थी उससे ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज़ करेंगे। तो ये जो अप्रोच है ज़्यादा लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है, यानी मैचिंग अप्रोच के कंपैरिजन में ज़्यादा लिक्विडिटी पर फोकस करता है, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव बट लेस लिक्विडिटी देन द कंजर्वेटिव अप्रोच। अब मैचिंग अप्रोच में हमने पढ़ा कि जो लिक्विडिटी है, देखिए जो लिक्विडिटी है वे कम है,
एग्रेसिव कहता है कि एग्रेसिव क्या कहता है अप्रोच की, एग्रेसिव अप्रोच में लिक्विडिटी तो ज़्यादा होगी, मैचिंग यानी जो लिक्विडिटी की पोजीशन होगी एग्रेसिव अप्रोच में, वे मैचिंग अप्रोच से ज़्यादा होगी लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर जो लिक्विडिटी पोजीशन है वे ज़्यादा है, लेकिन एग्रेसिव अप्रोच में लिक्विडिटी की पोजीशन होगी कम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं अगेन एक सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। एग्रेसिव अप्रोच जो है वो एक बैलेंस बनाकर चलता है, मैचिंग और कंजर्वेटिव अप्रोच के बीच में लाई करता है। जो मैचिंग अप्रोच का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि लिक्विडिटी पोजीशन कम है, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव अप्रोच कहता है कि जब कंपनी एग्रेसिव अप्रोच ऑप्ट करेगी तो यहाँ पर लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू मैचिंग अप्रोच, यानी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में कहा था लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन एग्रेसिव अप्रोच में कहता है कि लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा होती है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए, मैं जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी या कोई नया टॉपिक स्टार्ट कराऊँगी तो पहले ये टॉपिक क्लियर करके चलेंगे, ओके। तो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग कुछ डिफरेंसेस हैं। ये वर्किंग कैपिटल रिलेट करता है परमानेंटली करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट में, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का गोल क्या है, एक ऑप्टिमम क्वांटम डिसाइड करना, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर। कैपिटल बजटिंग का जो गोल है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस होते हैं वे शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, लेकिन कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस इरिवर्सिबल होती है और लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है। ये वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस रेपिटेटिव होते हैं नेचर में, लेकिन कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस रेपिटेटिव नहीं होती, ठीक है। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स का ही यूज़ करते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स का यूज़ करते हैं, इसमें कम डिग्री का रिस्क होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। बिकॉज ये रिस्क ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज डिसीजंस लॉन्ग टर्म नेचर के हैं और जिसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत कॉशियसली केयरफुली डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले। ये डिसीजंस इजी होते लेने, ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म बेसिस के डिसीजंस होते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एनालिसिस की बात आ रही है वर्किंग कैपिटल की, देखते हैं। वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज एनालाइज्ड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज में आपके बैंकर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन पार्टीज़ का, वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करना, ठीक है। ये जानना कि क्या फर्म के पास एक सफिशिएंट करंट एसेट्स है जिससे वे अपने डेब्ट्स को पे कर पाए अगर आ जाए, कभी अराइज हो जाए। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल का यही होता है एनालाइज करने का वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस को कि क्या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, ठीक है। सो कौन कौन से मेथड्स है एनालाइज करने के वर्किंग कैपिटल डिसीजंस को। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल इंक्रीज और डिक्रीज इन, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ये हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पर यही बात की गई है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक मेथड है वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एनालाइज करने का। सेकेंड जो मेथड है वो होता है रेशियो एनालिसिस, जिसमें आपने बहुत सारी रेशियो पढ़ी, करंट, क्विक, एब्सोल्यूट, एक्टिविटी रेशियोज। जब हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग यूनिट में तब सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रेशियो एनालिसिस में जितनी भी रेशियोज़ हैं वो इसी चीज़ के लिए तो है, हर एक रेशियो का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग पर्पज़ है, राइट। सो यहाँ पर यही कहा गया कि रेशियो एनालिसिस भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे ये जो मेथड्स है ये वर्किंग कैपिटल में जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब वर्किंग कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बताया था क्या होता है, इसको हम कैश साइकिल भी बोलते हैं। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को फोरकास्ट करने का मेथड, कैश को फोरकास्ट करने का मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या है, मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल खरीदने
मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का, ये है कि जब आप एक फर्म ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने से उसकी सेलिंग तक पूरे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल कहते हैं। जितना ज़्यादा ये साइकिल होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैंने क्लियर की थी प्रीवियस वीडियो में बात। तो ये क्या कहा गया है कि इस ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने के लिए, कि रिक्वायरमेंट तो है लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट है, उस क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एनालाइज किए जाते हैं कि रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, कितने वेजेस देने हैं, क्या ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, पीरियड ड्यूरिंग विच रॉ मटेरियल यानी कितने पीरियड के लिए उस रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखा गया, उसकी प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड, ठीक है, अगर ज़्यादा पीरियड है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कम है तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने टाइम तक हमने उस फिनिश्ड गुड्स को वेयर हाउस में रखा उसकी सेलिंग से पहले। तो सॉरी फ्रेंड्स, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दरअसल थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, कि कितना टाइम के लिए क्रेडिट पर सेल की गई है कंपनी ने और कितने टाइम के लिए उन्होंने सप्लायर से सामान खरीदा है उधार पर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये कंसिडर किए जाते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करंट एसेट, अगर कोई स्टॉक निकालना है रॉ मटेरियल का, कैसे निकालेंगे? जब आपने कितना ईयरली रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने कितने समय के लिए उसको अपने पास होल्ड करके रखा, एंड बाय 1 ईयर, ओके। वर्क इन प्रोसेस निकालने का क्या फॉर्मूला है? देखिए यहाँ पर बात आ गई एवरेज टाइम स्पैन ऑफ वर्क इन प्रोसेस बाय 51 ईयर, ठीक है। प्लस कर देंगे ईयरली वेजेस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50/100 से। फ्रेंड्स, ये पूरे जो है ये पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएंगी जब क्वेश्चंस किए जाएंगे इसके बेसिस पर, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते, इतने फुल फ्लैश क्वेश्चंस नहीं आते नेट के एग्जाम में, बिकॉज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में सेट करना होगा, ठीक है। फिनिश गुड्स को निकालने का क्या फॉर्मूला? अब देखिए यहाँ पर था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कितना गुड्स प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड से बाय 12। ऐसे हम डेटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सेम। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्मूलाज है, जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी आपको सारे फॉर्मूला अपने नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी मेथड। इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए, एस्टिमेट किया जाएगा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के बेसिस पे, ठीक है। एक जब एस्टिमेट बनाया जाएगा कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस, उसी को यूज़ करके ही हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को फोरकास्ट करेंगे। कैश फोरकास्टिंग मेथड के लिए कितनी कैश रिसीव है, कितनी कैश पेमेंट है, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट की जाएंगी, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के अंदर इसमें कोई भी चीज़ जब हम एस्टिमेट करते हैं वे पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं, तो जो रेशियोज़ होंगे लाइक कितना से, यानी यहाँ पर बात आ जाएगी फॉर एग्जांपल कि जो रेशियोज़ की बात यहाँ पर की गई है लाइक सेल्स टू रॉ मटेरियल स्टॉक, रेशियो ऑफ सेल्स टू सेमी फिनिश गुड स्टॉक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन रेशियोज़ के बेसिस पे ये परसेंटेज डिटरमाइन की जाएगी। देखिए, रेशियोज़ कैन बी द रेशियो ऑफ सेल्स टू रॉ मटेरियल स्टॉक, कि क्या रेशियो है सेल और यानी रॉ मटेरियल स्टॉक के कंपैरिजन हमें ये चीज़ निकालनी है कि रेशियो निकालेंगे सेल्स और रॉ मटेरियल स्टॉक के बेसिस पर, फिर सेल्स को सेमी फिनिश गुड्स से कंपेयर करेंगे, बाकी रेशियो निकालेंगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को डिटरमाइन करेंगे। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या होगा फ्रेंड, इसमें एस्टिमेट किया जाएगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को फ्यूचर डेट के लिए, और एक ऐसी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होगा वो इस बैलेंस शीट के अंदर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको
ये चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया तो मुझे बताइए। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आपका वो कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, आपके सारे कमेंट्स, तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर सोल्यूशन दूँगी, आपके डाउट्स का ज़रूर सोल्यूशन दूँगी। एंड इन मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन आपको सारे बस नेम्स लर्न होनी चाहिए। पास्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है एस्टिमेशन करने के लिए, एंड हर एक रॉ मटेरियल पे, वर्क इन प्रोग्रेस पे, फिनिश गुड्स पे, हर एक पे हम एक रेशियो निकालते हैं सेल्स के बेसिस पे, एक उसी के बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं वर्किंग कैपिटल की को फोरकास्ट करने के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा कंप्लीट हो गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।